बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्मसार पर। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, स्पेशल 9th और 10th के बच्चों के लिए और इससे नीचे क्लास के बच्चों के लिए भी, क्योंकि आप सब तो 9th और 10th में जाने वाले हैं। बहुत ही आज का ज़बरदस्त टॉपिक है, जो टॉपिक आज का हिंदी विषय से है, हिंदी से रिलेटिव है। आपको मैं वो टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा जो आपने कभी पहले भी सुना नहीं होगा या सुने भी होंगे, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। आज का टॉपिक है हिंदी में कि 9th और 10th में जब बच्चा जाता है ना, तो देखिएगा वो जब वो हिंदी का बुक पढ़ता है तो उसको हिंदी का बुक का नाम रहता है गोधुली। देख रहे हैं नाम क्या है? गोधुली नाम है, गोधुली बुक का नाम है गोधुली। तो सबसे बड़ी बात है भाई कि ये गोधुली कहते किसे है? जो आप देख रहे हैं ना, क्या लिखा हुआ है? गोधुली, गोधुली लिखा हुआ है। तो रही बात कि इस जो गोधुली लिखा हुआ है यहाँ, तो गोधुली कहते किसे है? मेरे आदरणीय बहुत सारे शिक्षकगण ये बताते हैं कि गो मतलब गाय, गो मतलब गाय, और धूली मतलब गाय के पैर के नीचे की धूल, धूल मतलब मिट्टी, गाय के पैर के नीचे की धूल को गोधुली कहते हैं। अरे यार, ऐसा थोड़े ना होता है कि गाय के पैर के नीचे की धूल को गोधुली कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस पर लिखा हुआ है कि गोधुली, आप याद रखिएगा। मैं इसका परिभाषा मत क्या लिखा था? गोधुली, गोधुली कहते किसे है? तो मैं शॉर्टकट में अगर परिभाषा बताने की कोशिश करूं तो पहले समझ लीजिए कि गोधुली कहते किसे हैं। तो देखिएगा जब शाम होता है 4 या 5 बजे तक, जब सूरज अस्त होने वाला होता है, जब सूरज डूबने वाला होता है, उस वक्त क्या देखते हैं? देखते हैं कि सूरज जब डूबने लगता है ना, डूबने लगता है तो आधा डूब जाता है, आधा खिलले रहता है, आधा निकलल हो, आधा डूबल हो। जैसे किताब पर भी देखिए, आधा डूबा हुआ है और आधा खिला हुआ है, और सारा आसमान लाल प्रतीत हो रहा हो, सारा आसमान लाल प्रतीत हो रहा हो, उसी काल को गोधुली कहते हैं। तो जब संध्या के समय सूरज डूबने लगता है, या तो आधा डूबा हो, आधा खिला हो और सारा आसमान लाल प्रतीत होता हो, उस काल को गोधुली कहते हैं। मत भूलिएगा परिभाषा की, कोई पूछे बताइए कि गोधुली कहते किसे है, तो आप जवाब दीजिएगा कि संध्या के समय या शाम के समय, जब सूरज जो है ना आधा खिला हो और आधा डूबा हो और सारा आसमान लाल प्रतीत हो रहा हो, उसी काल को गोधुली कहते हैं। इस बुक में भी परिभाषा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए संध्या के समय है, संध्या का समय है, सूरज आधा डूबा हुआ है, सूरज जो देख रहे हैं ना, ये सूरज देख रहे आधा डूबा हुआ है, आधा खिला हुआ है, इस सारा आसमान लाल प्रतीत हो रहा है। इसी काल को, काल का अर्थ होता है समय, इसी समय को गोधुली कहते हैं। इसी समय को क्या कहते हैं? गोधुली कहते हैं। अगर मान लेते आपको याद नहीं रहे तो आप शॉर्टकट में भी एक परिभाषा दे सकते हैं। जो परिभाषा यह होगा कि संध्या, क्या सुने? संध्या और रात की बीच की बेला, बेला का अर्थ होता है भाई समय, बेला का अर्थ क्या होता है? समय, समय, बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधुली कहते हैं। संध्या और रात की बीच की बेला को गोधुली कहते हैं। संध्या और रात की बीच की बेला को गोधुली कहते हैं। याद रखिएगा, आप ये अब दिमाग में नहीं रखिएगा कि अगर आप ही यह बात सोचते रहे हुए कि गो मतलब गाय या धूली मतलब धूल, गाय के पैर के नीचे को धूल को गोधुली कहते थे, बात भुला जाइए आप इतना याद रखिए कि गोधुली किसे कहते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको किताब में कि जब देखिए सूरज डूबने के कगार पर है, आधा डूब गया है, आधा अभी उगला ही है, और सारा आसमान वाला लाल हो गया है, कुछ काला भी इधर लाल हो गया है, इसी काल को गोधुली कहते हैं, इसी समय को गोधुली कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में कहा जा रहा है कि संध्या और रात की बीच की बेला, संध्या और रात की बीच की बेला को गोधुली कहते हैं। ठीक है, संध्या और रात के बीच की बेला ही गोधुली कहलाती है। इसका एक और ये तो शॉर्टकट परिभाषा हो गया, संध्या और रात की बीच की बेला को गोधुली कहते हैं। आप इसका और परिभाषा क्या दे सकते हैं कि संध्या के समय जब सूरज डूबने लगता है, जब सूरज डूबने लगता है तो आधा डूबा हो, आधा डूबा हो और आधा खिला हो, आधा खिला हो, और सारा आसमान लाल प्रतीत होता हो,
और सारा आसमान लाल प्रतीत होता हो, उसी काल को गोधली कहते हैं। तो याद रखिएगा, आप यही परिभाषा दीजिएगा कि संध्या के समय जब सूरज डूबने लगता है, आधा डूबा हो आधा खिला हो और सारा आसमान लाल प्रतीत होता हो, उसी काल को गोधली कहते हैं। या आप शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं कि संध्या और रात की बीच की बेला ही गोधली कहलाती है। संध्या और रात की बीच की बेला ही क्या कहलाती है? गोधली कहलाती है। तो मैं आप लोग को इस विषय में बता दिया। आप कोई भी आपसे पूछे कि बताइए कि गोधली किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? संध्या और रात की बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधली कहते हैं। संध्या और रात के बीच की बेला को गोधली कहते हैं। देखिए सेम 9th का किताब ऐसा ही होता है, 9th का किताब ऐसा ही, 9th में भी किताब का नाम हिंदी का गोधली ही है। लेकिन यहाँ देखिए जो गोधली दिखाई दे रहा है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? भाग 1। क्या है? भाग 2 लिखा है इस पे। 9th किताब में लिखा होगा भाग 1, ये भाग 2 लिखा है। काहे लिखा है भाग 1 भाग 2? सोचिए आपने कभी, आप अपने शिक्षक से पूछे कि बताइए कि भाग 1 और भाग 2 काहे लिखा हुआ है? इस पूछे थे कि गोधली किसे कहते हैं? नहीं पूछे होंगे। भाग 2 काहे लिखा रहता है? देखिए 9th के किताबों जो है ना, 9th में भी किताबों के हिंदिया का नाम गोधली ही है, गोधली ही है। तो वो फर्स्ट किताब है, फर्स्ट किताब है। और 9th में, और 10th में जब जाइएगा तो 10th के किताबों का नाम भी गोधली ही है। तो 2 तो गोधली हो गया, तो इसीलिए 9th किताबों पर भाग 1 लिखा रहता है और 10th के किताबों पर भाग 2 लिखा होता है। समझे? क्योंकि देखिए आप पहली से 5वीं तक हिंदी किताब का नाम कोम्पल रहता है, कोम्पल। 6, 7 8 के नाम कथी है? किसलय है, किसलय है। और 9 और 10 के नाम कथी है? गोधली है, गोधली है। तो देखिए, तो याद रखिए कि 9 10 में, 9 में भी गोधली है और 10 में भी गोधली है। तो 9 में 10 में दोनों तो गोधली है, तो इसीलिए 9 को भाग 1 मान लिया गया है और 10th को भाग 2 मान लिया गया है। समझ रहे? इसको 2 मान लिया गया है। तो आपको अब ये बात तो जान गए कि भैया ये बताइए कि गोधली कहते किसे हैं? तो संध्या और रात के बीच की बेला को गोधली कहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आपसे आज तक आपने ये बात सोचा है कि जो हम हिंदी पढ़ते हैं ना, वो छोट क्लास में रहते हैं तभी से मेरा हिंदी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर यही व्यक्ति आपसे कोई पूछ दे, दूसरा कोई व्यक्ति बताओ कि हिंदी कहते किसे, क्या जवाब दोगे आप? किसे कहते हैं हिंदी? तो भाई आसान सा सीधा सा मैं बतला रहा हूँ, सीधी सी परिभाषा है कि सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। हिंदी कहते किसे हैं? तो जिसमें सभी भाषा शामिल हो उसी को हिंदी कहते हैं। सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई है। देवनागरी का अर्थ होता है देवों के नगरों की लिपि, उसी को देवनागरी कहा जाता है। सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। आप कहिएगा कि हम कैसे मान लें कि सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप है हिंदी और सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को ही हम हिंदी कहते हैं? भाई देखिए, हिंदी एक ऐसा शब्द है जिसमें सारी की सारी भाषा शामिल है। हम सारी भाषा को मिलाकर बोलते हैं। जैसे आप देखिए, हम बोलते हैं सारी भाषाओं के सम्मिलित रूप हिंदी कहते हैं। जैसे कथी कहते हैं? कोनो व्यक्ति आपसे पूछे कि कहाँ जाई तारा, तो कथी कहब? स्टेशन जाई तरी। कहाँ जाई तरी? स्टेशन। तो उ समझ जाई। अगर उहे स्टेशन के अर्थ तू कहब, कोनो व्यक्ति पूछे तू कहाँ जाई तारा, तो तू कह दिया कि भाई हम सकट विराम स्थल पर जाई तरी। अब पूछे कहाँ पड़ल ही हो, तो कह स्टेशन जाना ला, तो सीधा ना कहे के हो भाई, सीधे तो कही तला हाँ कि हिंदी में बतला है कि सकट विराम स्थल। अब ओकरा कहे मतलब ना तू फरेश कहाँ ना स्टेशन पर जाता रही। तो देखिए अब हिंदी में ही अंग्रेजी लाए कि ना, जो स्टेशन देख रहे हैं, स्टेशन का जो स्टेशन जो है क्या आपका हिंदी शब्द है? भाई अंग्रेजी शब्द है। फिर हिंदी में शामिल है कि ना? हिंदी में बोलते हैं कि ना? बोलते हैं। अब कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो? स्कूल देखिए अब अंग्रेजी शब्द है कि ना? स्कूल भी तो अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में शामिल है, स्कूल भी अंग्रेजी है। अब आगे ध्यान दीजिए, यही पूछते कि देखना हेडमास्टर को देखना, हेडमास्टर भाई हेडमास्टर हिंदी शब्द है, ये भी अंग्रेजी शब्द है, पर हिंदी में बोल रहे हैं ना, इसीलिए सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। अब देखिए कहते हैं कि ताकि ना फिजूल की बात ना करे यार, बहुत फिजूल के तू बात कर रहा। अब देखा ये फिजूल कथी बा? अरबी शब्द बा जो हम हिंदी में बोले तरी, हिंदी में बोल दे रही ना फिजूल कर कथी हो जाले? सॉरी फिजूल मतलब ये अरबी शब्द बा जो हिंदी में बोल दिला कि ना। अब हिंदी में शामिल बा कि ना? कथी? अंग्रेजी शामिल बा, अरबी शामिल बा। अब देखा कब नादान बालक सही से नहीं रहते हो, नादान बालक कहीं का। अब देखा नादान बोल रहा, हिंदी भाषा में नादान ले आला कि ना? ये नादान फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है नादान, भाई फारसी है, लेकिन मैंने हिंदी में बोला। अब देखा अब हिंदी सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप में हिंदी कहता है। समझ मतलब जो इसमें सारा भाषा शामिल हो, मिला हुआ हो, उसी को हिंदी कहते हैं। आगे देखो कहते कि अभी तो कुंवारे बारे का रे,
चल अपना शहर में ब्याह करा देते रही कि भाई कुमारे बारे का रे, चल अपना शहर में ब्याह कराई भाई। कुमार और शहर ये हिंदी शब्द बा जो हिंदी में बोल रहे कि ना। सभी भाषाओं की सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। देखिए, जिसमें सभी भाषा का मिलन हो, सभी भाषा मिला हुआ हो, उसी को शॉर्टकट में सीधे कहते हैं कि सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं, जिसमें सारी भाषा मिला हो। सारी भाषा मिला है कि ना। देखिए, स्टेशन अंग्रेजी शब्द हिंदी में बोलते हैं, स्कूल अंग्रेजी शब्द हिंदी में बोलते हैं, अरबी फिजूल अरबी शब्द है, हिंदी में बोलते हैं। नादान फारसी शब्द है, हिंदी में बोलते हैं। कुमार हिंदी है और शहर भी हिंदी है। आपको एक कन्फर्म हो गया ना कि हिंदी जो है ना, हिंदी किसे कहते हैं? तो सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं। याद रखिए, आप कोई पूछ दे कि बता भाई बिना बाप के कोनो नहीं किया, हर कोनो के एगो बाप बा, हर कोनो के एगो पिता बा। आप पूछ दे कि बताओ कि हिंदी के पिता कौन बा, कथी बताओ हिंदी के पिता कौन बा? कौन है हिंदी के पिता? भाई देखिए, हिंदी के 2 पिता है। कितना? हिंदी के पिता जो है ना 2 है। 2 कितने हैं? 2। एक आधुनिक है, एक आधुनिक है और एक प्राचीन है। प्राचीन जो अभी चल रहा है ना, ये आधुनिक कहलाता है। अब वो जो बहुत पुरानका बा, बहुत पहिलका बा, ओकरा के प्राचीन कहिले। जो अभी चले तो के आधुनिक कहिले, जो पहिलका बा के प्राचीन कहिले। तो देखा, आधुनिक में भारतेंदु हरिश्चंद्र बा। हिंदी के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र हिंदी के पिता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के पिता कहा जाता है। अब देखिए, अब कौन पूछ दे कि बताओ हिंदी के प्राचीन पिता कौन है? तो हिंदी के प्राचीन पिता तुलसीदास है। हिंदी के प्राचीन पिता तुलसीदास है भाई। तुलसीदास हिंदी के प्राचीन पिता तुलसीदास है, जिसकी पत्नी के नाम रत्नावली थी। आपको पता होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए। तुलसीदास के जो पत्नी जाना लन मेहरारू, उनका नाम कथी रहे? रत्नावली रहे। केकरा पत्नी के नाम? तुलसीदास के पत्नी के नाम। अब कोनो तोरा से पूछे बउओ कि बतावा कि हिंदी के पिता कौन है, तो कहिए हिंदी के पिता 2 गो। कय गो? 2 गो। एगो आधुनिक, एगो प्राचीन, एगो नया, एगो पुराना। समझ ला? आधुनिक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। समझ रहे? और पुराना कौन है? पुराना है आपका कौन? तुलसीदास, जिसकी पत्नी कौन है? रत्नावली है। भाई अगर आप चाहते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भाग 2 में बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आप लोग कविता पढ़ते हैं तो भाई सीधे कविता पढ़ते हैं। आज तक सोचे कि कविता कहते किसे है? किसे कहते हैं कविता? नहीं सोचा। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। कहानी सुने होंगे, कहानी सुनते या किताब में कहानी पढ़ते, ये बताओ ये कहानी कहते किसे हैं? किसे कहते हैं कहानी? पता है? नहीं है ना। कहानी अगली वीडियो में कहानी का जिक्र करने वाला हूँ। देखिए, ये जो गोधली है ना, गोधली देख रहे हैं ना, गोधली, इसमें 2 खंड है। एक किताबों एको गो लोग तोरा, लेकिन एक 2 खंड में बांट देवल गया बा। जैसे कि घर एक गो रहा, और जब अलगा हो दोनों भाई तो कथी करी? पीछे देवाल घेर देवले तो 2 खंड हो जाले। लेकिन दूर से लोग कहले कि घर एक गो बा। वही बात है, आपको एक किताब दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 खंड है। मैं आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक गद्य खंड, एक काव्य खंड। गद्य खंड में 12 चैप्टर है, पद्य खंड में भी 12 चैप्टर है। तो भाई कौन कौन खंड बतलाया हूँ? गद्य खंड और काव्य खंड। तो अगली वीडियो में तैयार रहिए देखने के लिए, बात जानकारी लेने के लिए। गद्य खंड कहते किसे है? क्या है गद्य खंड और क्या है काव्य खंड? गद्य खंड किसे कहते हैं और काव्य खंड किसे कहते हैं? गद्य खंड में क्या क्या पढ़ा जाता है, काव्य खंड में क्या क्या पढ़ा जाता है? सबसे पहले कि गद्य खंड किसे कहते हैं और काव्य खंड किसे कहते हैं, अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ में देखिए, निबंध आज तक लिखे हुए, निबंध मतलब लेख, लड़का में विद्यालय पर, गाय पर, कुछ पर लेख लिखा नू, तो जो इसको निबंध कहते हैं। निबंध किसे कहते हैं और कब से लिखा जाता है या किसे कहते हैं, अगली वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। जब तक आप लोग ये बात नहीं भूलिएगा भाई कि सभी भाषाओं के सम्मिलित रूप को हिंदी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति देवनागरी लिपि से हुई है। किस लिपि से हुई है? देवनागरी लिपि से। देवनागरी का अर्थ कथी होता है? देव के नगरों की लिपि को देवनागरी कहते हैं। देवनागरी में तो फर्क लगता है, देव जोर नागरी, देव जोर नागरी। जो देवों के नगरों की लिपि को ही देवनागरी कहते हैं। जो देव के नगर की लिपि है वही देवनागरी है। ठीक है, तो अगली वीडियो में इतना याद रखिए। जब तक मैं जिक्र करने वाला हूँ क्या किसका? किताब के 2 खंड है। गद्य खंड किसे कहते हैं, काव्य खंड किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, कविता किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, इन सारी बातों की मैं जिक्र करने वाला हूँ। बस जो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, बहुत ही जल्दी बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ आप सबके लिए। बस आज के लिए टॉपिक इतना ही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।